नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है। मैं आपको कक्षा 11 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 11 के समाजशास्त्र में हम अपनी प्रथम पुस्तक समाजशास्त्र परिचय का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक के अब तक हम 4 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं और आज हम इस पुस्तक का 5वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। यह अध्याय हमारी इस पुस्तक का अंतिम अध्याय है। हमारे 5वें अध्याय का नाम है समाजशास्त्र अनुसंधान पद्धतियाँ। तो समाजशास्त्र विषय की अनुसंधान पद्धतियों के बारे में हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। आज हम इस अध्याय के पहले भाग को परिचय को समझने जा रहे हैं, यानी समाजशास्त्र में किस प्रकार की अनुसंधान पद्धतियाँ होती हैं या अनुसंधान की कैसी विशेषताएं समाजशास्त्र में पाई जाती हैं, ये सारी चर्चा हम आज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है कि समाजशास्त्र जैसे विषय को सामाजिक विज्ञान क्यों कहा जाता है? तो क्या आपको ऐसा कभी लगा है कि ये हमारा जो विषय है समाजशास्त्र, इसे सामाजिक विज्ञान कहने का कारण क्या है? अन्य किसी विषय की तुलना में समाजशास्त्र उन वस्तुओं के बारे में ज़्यादा चर्चा करता है जिनके बारे में अधिकांश लोग पहले से जानते हैं। तो ये एक आश्चर्य आपको हो सकता है कि समाजशास्त्र तो वास्तव में एक ऐसा विषय है जिसमें हम लोग उन्हीं बातों की चर्चा करते हैं या उन्हीं चीज़ों का अध्ययन करते हैं जिनके बारे में लोग पहले से ही कुछ ना कुछ जानते हैं, जबकि अन्य विषयों में समाजशास्त्र की तुलना में कुछ बिल्कुल नई और अलग अवधारणाएं जानने को मिलती हैं। हम सब एक समाज में रहते हैं तथा हम पहले से ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक समूहों, संस्थाओं, मानकों, संबंधों तथा अन्य के बारे में अपने अनुभवों के द्वारा काफ़ी हद तक जानते हैं। तो बिल्कुल हम में से सभी एक समाज का हिस्सा है, हम समाज में ही रहते हैं और इसी कारण पहले से ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु संबंधी जो भी चीज़ें हैं, जैसे सामाजिक समूह, जैसे संस्थाएं, जैसे कि मानक, जैसे सामाजिक संबंध और अन्य कई जो अवधारणाएं हैं, उनके बारे में हम अपने व्यक्तिगत अनुभवों के फलस्वरूप पहले से ही कुछ ना कुछ जानते हैं। तब यह पूछना उचित लगता है कि वह क्या है जो समाजशास्त्रियों को समाज के अन्य लोगों से अलग बनाता है। तो ये प्रश्न उठता है कि वास्तव में ऐसा क्या है जो समाजशास्त्रियों को समाज के अन्य सामान्य लोगों से अलग बनाता है। उन्हें समाज विज्ञानी क्यों कहा जाए? तो क्यों समाजशास्त्रियों को समाज विज्ञानी कहा जाए, जबकि हम में से हर व्यक्ति, कोई भी सामान्य व्यक्ति जो है वो इन सभी चीज़ों के बारे में, यानी जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ पहले से ही जानता है। अन्य सभी वैज्ञानिक विषयों की तरह यहाँ भी पद्धतियाँ या कार्यविधियाँ महत्वपूर्ण हैं जिनके द्वारा ज्ञान एकत्रित होता है। तो कई सारे वैज्ञानिक विषयों में पद्धतियों की महत्ता को बताया जाता है, उसी प्रकार हमारे विषय समाजशास्त्र में भी जो पद्धतियाँ उपयोग ली जाती हैं या जो कार्यविधियाँ उपयोग ली जाती हैं वे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अंतिम विश्लेषण में समाजशास्त्री आम व्यक्तियों से अलग होने का दावा कर सकते हैं। जब अंतिम विश्लेषण किया जाता है समाजशास्त्रियों के संदर्भ में, तो वहाँ पर अंततः समाजशास्त्री दावा कर सकते हैं कि हम अन्य सामान्य व्यक्तियों से अलग हैं, क्योंकि हम जैसी कार्यविधियाँ, जैसी पद्धतियाँ उपयोग लेते हैं, वैसी कार्यविधियाँ या पद्धतियाँ कोई सामान्य व्यक्ति समाज के अध्ययन के लिए उपयोग नहीं लेता है। इसका कारण यह नहीं है कि वे कितना जानते हैं या वे क्या जानते हैं, परंतु इसका कारण है कि वे अपने ज्ञान को कैसे प्राप्त करते हैं। तो बिल्कुल जो समाजशास्त्रियों का दावा है आम व्यक्तियों से अलग होने का, वो इस कारण से नहीं है कि वे कितना जानते हैं या क्या जानते हैं, वास्तव में इस कारण से है क्योंकि वो जो जानते हैं या अपना जो ज्ञान वो प्राप्त करते हैं वो किस प्रकार से या कैसे प्राप्त करते हैं, उनकी जो विधि है वो विशिष्ट वैज्ञानिक विधि है। यही एक कारण है कि समाजशास्त्र में पद्धति का विशेष महत्व है और इसी कारण से समाजशास्त्र में कार्यविधि का, पद्धति का अत्यधिक बड़ा महत्व है। समाजशास्त्र के लोगों के जीवंत अनुभवों में गहरी रुचि है। तो समाजशास्त्र की लोग जो अलग अलग परिस्थितियों में जो विभिन्न प्रकार के जीवंत अनुभव प्राप्त करते हैं, उन अनुभवों के अध्ययन में गहरी रुचि देखी जाती है। उदाहरण के लिए मित्रता या धर्म या बाज़ारों में मोल भाव करने जैसी सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन करते समय
समाजशास्त्री सिर्फ दर्शकों की तरह प्रेक्षण ही नहीं करना चाहते, अपितु इसमें शामिल लोगों की भावनाएं तथा विचार भी जानना चाहते हैं। तो ये एक उदाहरण है हमारे पास कि मित्रता या धर्म या बाज़ारों में मोल भाव जैसी जो प्रघटनाएं हैं, इन सभी का अध्ययन करने के दौरान समाजशास्त्री सिर्फ दर्शक की तरह इन्हें देखना ही नहीं चाहते, सिर्फ निरीक्षण ही नहीं करना चाहते हैं, बल्कि इसमें शामिल जो लोग हैं, यानी इन घटनाओं में शामिल जो लोग हैं, उनकी भावनाओं को और उनके विचारों को भी जानने का प्रयास करते हैं। समाजशास्त्री उन लोगों के मत को अपनाना चाहते हैं जिनका वे अध्ययन करते हैं तथा विश्व को उनकी आंखों से देखना चाहते हैं। हम मान सकते हैं कि एक प्रकार से समाजशास्त्री जिन लोगों का अध्ययन कर रहे होते हैं, वे उनके मत को स्वयं अपनाना चाहते हैं, यानी दुनिया को उनकी नज़र से देखने का प्रयास करते हैं। विभिन्न संस्कृतियों में लोगों के लिए मैत्री का अर्थ क्या है? जैसे एक प्रश्न है कि अलग अलग संस्कृतियों में जो लोग हैं उनमें मैत्री का, मित्रता का अर्थ क्या है? तो समाजशास्त्री ऐसे प्रश्नों पर भी अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति कोई विशेष अनुष्ठान करता है तो वह धार्मिक व्यक्ति क्या सोचता है कि वह क्या कर रहा है? तो कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज में जब कोई विशेष प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान करता है तो वह व्यक्ति जो उस धर्म में आस्था रखता है, वो धार्मिक व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी भावनाओं या विचारों को वो क्या प्रकट कर पाता है, ये भी समाजशास्त्री अध्ययन करते हैं। एक दुकानदार तथा ग्राहक बेहतर मूल्य पाने के लिए शब्दों तथा भाव भंगिमाओं को परस्पर कैसे समझते हैं? एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि एक दुकानदार और एक ग्राहक जो हैं वो दोनों ही अपनी तरफ से बेहतर मूल्य पाना चाहते हैं। दुकानदार जो है वो अपना मुनाफा अधिक चाहता है, जबकि जो ग्राहक है वो कम से कम कीमत पर उसे खरीदना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में उनके जो शब्द हैं, उनकी जो भाव भंगिमाएं हैं, वे आपस में एक दूसरे से कैसे उन बातों को समझते हैं? ऐसे प्रश्नों का उत्तर इसमें शामिल व्यक्तियों के जीवंत अनुभव का एक भाग है तथा इनमें समाजशास्त्र की गहन रुचि है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो हमने देखे, इन सभी प्रश्नों में शामिल जो व्यक्ति थे, इनके व्यक्तियों का जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है, इनका जो जीवंत अनुभव है, उसके द्वारा ही इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो सकता है। और वास्तव में समाजशास्त्र विषय की रुचि ऐसे और ऐसे कई सारे मिलते जुलते प्रश्नों में बनी हुई है। अध्ययन में जो लोग शामिल हैं और जो लोग शामिल नहीं हैं, दोनों के मतों को समझने की आवश्यकता समाजशास्त्र में पद्धति के विशेष महत्व का एक अन्य कारण है। तो अध्ययन में जिन लोगों को शामिल किया जाता है, जब भी समाजशास्त्री अध्ययन किए जाते हैं तो किसी समाज विशेष की किसी विशेष प्रघटना का अध्ययन किया जाता है। तो जो लोग उस अध्ययन में शामिल हैं और जो लोग उस अध्ययन में शामिल नहीं हैं, दोनों के मतों को समझने की आवश्यकता समाजशास्त्र में स्वीकारी जाती है। और यही वास्तव में पद्धति के विशेष महत्व का एक मुख्य, एक बड़ा कारण भी माना जाता है समाजशास्त्र में। कुछ पद्धति शास्त्रीय मुद्दे। अब हम कुछ मुख्य पद्धति शास्त्रीय मुद्दों की बात करेंगे। वास्तव में पद्धति शास्त्र शब्द का आशय अध्ययन की पद्धति से है। तो बिल्कुल ये जो शब्द है पद्धति शास्त्र, इसका अर्थ है अध्ययन की पद्धति से। पद्धति शास्त्रीय मुद्दों या प्रश्नों का संबंध वैज्ञानिक ज्ञान इकट्ठा करने की सामान्य समस्या के बारे में है, जो किसी विशेष पद्धति, तकनीक या कार्यविधि से परे है। तो ये जो पद्धति शास्त्रीय मुद्दे हैं या इससे संबंधित प्रश्न हैं, उनका संबंध वैज्ञानिक ज्ञान इकट्ठा करने की जो सामान्य समस्या आती है अध्ययनकर्ताओं के सामने, उसके बारे में है, और जो कि किसी विशेष प्रकार की पद्धति या तकनीक या कार्यविधि से संबंध नहीं रखता है। जो सामान्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं पद्धति के उपयोग के दौरान, सिर्फ उसी की चर्चा यहाँ पर हम करेंगे। हम उन तरीकों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जिनसे समाजशास्त्री वह ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है जो वैज्ञानिक होने का दावा कर सकता हो। तो वास्तव में इन पद्धति शास्त्रीय मुद्दों के द्वारा हम उन सभी तरीकों के बारे में जानना चाहेंगे, चेष्टा करेंगे उन्हें जानने की, जिनसे कि समाजशास्त्री ऐसा ज्ञान प्राप्त करता है जिसे वह वैज्ञानिक होने का दावा करता है। तो वास्तव में ऐसी क्या विशेषताएं होती हैं उस पद्धति में जो उस ज्ञान को वैज्ञानिक बनाती हैं।
समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता तथा व्यक्तिपरकता। तो यहाँ इन पद्धति शास्त्रीय मुद्दों में सबसे पहले हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिपरकता की। दैनिक जीवन की भाषा में वस्तुनिष्ठ का आशय पूर्वाग्रह रहित, तटस्थ या केवल तथ्यों पर आधारित होता है। बिल्कुल, यदि हम दैनिक बोलचाल की भाषा में वस्तुनिष्ठ शब्द को समझना चाहें तो इसका अर्थ बिल्कुल यही होता है, सभी पूर्वाग्रहों से रहित, बिल्कुल तटस्थ या सिर्फ और सिर्फ तथ्यों पर आधारित, तथ्यों पर संबंधित। किसी भी वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ होने के लिए हमें वस्तु के बारे में अपनी भावनाओं या मनोवृत्तियों को अवश्य अनदेखा करना चाहिए। तो बिल्कुल, यदि हम किसी परिस्थिति विशेष में किसी वस्तु के लिए वस्तुनिष्ठ होना चाहते हैं तो उस दौरान यह आवश्यक है कि हम अपनी भावना या मनोवृत्तियों को बिल्कुल अनदेखा कर पाएं, तभी हम उस वस्तु विशेष के लिए वस्तुनिष्ठता प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरी तरफ व्यक्तिपरक से तात्पर्य है कुछ ऐसा जो व्यक्तिगत मूल्यों तथा मान्यताओं पर आधारित हो। तो दूसरा जो शब्द है व्यक्तिपरक, उसका जो आशय है वो बिल्कुल स्पष्ट है, वह जो व्यक्तिगत मूल्यों से और मान्यताओं से संबंध रखता हो, उन्हीं पर आधारित हो। जैसा कि आपने पहले भी सीखा होगा कि सभी विज्ञानों से वस्तुनिष्ठ होने व केवल तथ्यों पर आधारित पूर्वाग्रह रहित ज्ञान उपलब्ध कराने की आशा की जाती है, परंतु प्राकृतिक विज्ञानों की तुलना में सामाजिक विज्ञानों में ऐसा करना बहुत कठिन है। तो बिल्कुल, आपने यह पहले भी अब तक जान लिया होगा अपने विषयों को पढ़ने के दौरान कि सभी जो विज्ञान हैं उनसे वस्तुनिष्ठ होने की आशा रखी जाती है, और वस्तुनिष्ठ होने के से संबंध जो है वो ये है कि सिर्फ तथ्यों पर आधारित पूर्वाग्रह रहित ज्ञान उपलब्ध करा पाना, यानी ऐसा ज्ञान जो तथ्यात्मक है और ऐसा ज्ञान जिससे किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह या व्यक्तिगत मान्यताएं जुड़ी हुई नहीं हैं। लेकिन वास्तव में प्राकृतिक विज्ञानों की तुलना में यदि हम सामाजिक विज्ञानों की बात करें तो सामाजिक विज्ञानों में ऐसी वस्तुनिष्ठता लाना काफ़ी जटिल कार्य है। उदाहरण के लिए, जब एक भूवैज्ञानिक चट्टानों का अध्ययन करता है या एक वनस्पति शास्त्री पौधों का अध्ययन करता है तो वे सावधान रहते हैं कि उनके व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या मान्यताएं उनके काम को प्रभावित न कर पाए। तो ये उदाहरण हम देख सकते हैं प्राकृतिक विज्ञानों का। जैसे कि भूवैज्ञानिक की बात करें, जब वह चट्टानों का अध्ययन करता है, या एक वनस्पति शास्त्री जब वो पौधों का अध्ययन कर रहा होता है, तो इस दौरान वो पूरी चेष्टा करता है और ये करने में सफल भी होता है कि जो उसका अध्ययन है उसमें उसकी कोई व्यक्तिगत मान्यताएं या पूर्वाग्रह किसी भी प्रकार से सम्मिलित ना हो। उन्हें तथ्यों को वैसे ही प्रस्तुत करना चाहिए जैसे वे हैं। तो बिल्कुल ये चेष्टा की जाती है कि वे तथ्यों को उसी रूप में प्रस्तुत कर पाएं जिस प्रकार के कि वे प्राप्त हुए हैं। उदाहरण के लिए, उन्हें अपने अनुसंधान कार्य के परिणामों पर किसी विशेष वैज्ञानिक सिद्धांत या सिद्धांतवादी के प्रति अपनी पसंद का प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए। तो आगे इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि जो भी अध्ययन करता है उसे अनुसंधान के जो परिणाम हैं उन परिणामों को बताते हुए या उनका निष्कर्ष निकालते हुए किसी भी विशेष वैज्ञानिक सिद्धांत या सिद्धांतवादी के प्रति उनकी जो व्यक्तिगत पसंद है उसे ध्यान में ना रखते हुए ही परिणाम प्रस्तुत करने चाहिए। तथापि भूवैज्ञानिक तथा वनस्पति शास्त्री स्वयं उस संसार का हिस्सा नहीं होते जिनका वे अध्ययन करते हैं, जैसे चट्टानों या पौधों की प्राकृतिक दुनिया। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये कार्य करना प्राकृतिक विज्ञानों में आसान है, यानी वस्तुनिष्ठता को बनाए रखना वहाँ आसान है। क्योंकि ये जो हम उदाहरण ले रहे हैं, जैसे एक भूवैज्ञानिक है, एक वनस्पति शास्त्री हैं, ये लोग वास्तव में उस दुनिया का हिस्सा नहीं होते हैं जिसका कि वे अध्ययन कर रहे होते हैं। जैसे कि ना तो वो चट्टानों की प्राकृतिक दुनिया का हिस्सा है, ना ही पौधों की प्राकृतिक दुनिया का। इसलिए तटस्थता को बनाए रखना तुलनात्मक रूप से आसान माना जाता है। इसके विपरीत समाज विज्ञानी उस संसार का अध्ययन करते हैं जिसमें वे स्वयं रहते हैं, जो मानव संबंधों की सामाजिक दुनिया है। तो बिल्कुल इसके विपरीत हम देखें तो समाज विज्ञानी जो होते हैं वे स्वयं उसी संसार का अध्ययन कर रहे होते हैं जिसका कि वे स्वयं हिस्सा हैं या स्वयं उसमें ही रहते हैं, जो कि मानव संबंधों की सामाजिक दुनिया कहलाती है।
इससे समाजशास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता की विशेष समस्या उत्पन्न होती है और इसी कारण समाजशास्त्र जैसे जो सामाजिक विज्ञान है उन सभी विषयों में वस्तुनिष्ठता की एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। सबसे पहले पूर्वाग्रह की स्पष्ट समस्या है, क्योंकि समाजशास्त्री भी समाज के सदस्य हैं, उनकी भी लोगों की तरह सामान्य पसंद तथा नापसंद होती है। तो बिल्कुल सबसे पहले जो समस्या उत्पन्न होती है वह है पूर्वाग्रह की समस्या। कारण स्पष्ट है कि एक समाजशास्त्री स्वयं भी समाज का सदस्य है और एक समाज के सदस्य के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में अन्य लोगों की तरह उसकी भी कुछ पसंद और नापसंद अवश्य ही होती है। पारिवारिक संबंधों का अध्ययन करने वाला समाजशास्त्री भी स्वयं एक परिवार का सदस्य होगा तथा उसके अनुभवों का उस पर प्रभाव हो सकता है। बिल्कुल जैसे एक समाजशास्त्री परिवार पर जो संबंध है या पारिवारिक संबंध हैं उनका अध्ययन करना चाह रहा है, तो वह स्वयं भी किसी न किसी परिवार का सदस्य है और उस परिवार में उसने अब तक जो अनुभव ग्रहण किए हैं उसके अध्ययन पर उन अनुभवों का प्रभाव पड़ने की संभावना उत्पन्न होती है। यहाँ तक कि समाजशास्त्री को अपने अध्ययनशील समूह के साथ कोई प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव न होने पर भी उसके अपने सामाजिक संदर्भों के मूल्यों तथा पूर्वाग्रहों से प्रभावित होने की संभावना रहती है। यहाँ तक कि यदि कोई समाजशास्त्री का जो उसका अध्ययनशील समूह है उससे कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं भी होता है, उस स्थिति में भी यदि कोई प्रत्यक्ष उसका व्यक्तिगत अनुभव नहीं जुड़ा है, तब भी वास्तव में वो जिस भी समाज का सदस्य है उस समाज का जो सामाजिक संदर्भ है, वहाँ के जो मूल्य हैं, वहाँ के जो पूर्वाग्रह हैं, उन सभी से ग्रसित होने की संभावना बनती है। उदाहरणार्थ अपने से अलग किसी जाति या धार्मिक समुदाय का अध्ययन करते समय समाजशास्त्री उस समुदाय की कुछ मनोवृत्तियों से प्रभावित हो सकता है जो कि उसके अपने अतीत या वर्तमान के सामाजिक वातावरण में प्रचलित हैं। तो यह भी सत्य है कि एक उदाहरण के रूप में हम देखें कि एक समाजशास्त्री किसी विशेष जाति का या धार्मिक समुदाय का अध्ययन कर रहा है, वो स्वयं उस जाति का या धार्मिक समुदाय का सदस्य नहीं है, परंतु इस दौरान भी वह उस विशेष जाति या समुदाय के कोई विशेष मनोवृत्तियों से प्रभावित हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह उसके अपने अतीत या वर्तमान में कोई प्रचलित मान्यताओं से संबंध रखती हो। समाजशास्त्री इन खतरों से कैसे बचते हैं? इसकी पहली पद्धति अनुसंधान के विषय के बारे में अपनी भावनाओं तथा विचारों को लगातार कठोरता से जांचना है। तो वास्तव में इन सभी खतरों से जो समाजशास्त्री हैं वे कैसे बचते हैं, जो उनके अध्ययन है उनको वो किस प्रकार वस्तुनिष्ठ रखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात जो है वो ये है कि अनुसंधान के विषय के बारे में स्वयं की भावनाओं और विचारों को लगातार कठोरता से जांच कर पाना। अधिकांशतः समाजशास्त्री अपने कार्य के लिए किसी बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं और इसके लिए अधिकांशतः समाजशास्त्री क्या करते हैं कि जब वे अपना कार्य कर रहे होते हैं तो उस कार्य के दौरान किसी बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से ही सारा कार्य करने का प्रयास करते हैं। वे अपने आप को तथा अपने अनुसंधान कार्य को दूसरे की आंखों से देखने का प्रयास करते हैं। तो वास्तव में वे अपने आप को और अपने संपूर्ण अनुसंधान कार्य को किसी दूसरे की आंखों से देखने का प्रयास करते हैं। इस तकनीक को स्ववाचक या कभी कभी आत्मवाचक कहते हैं। ये जो तकनीक है कि अपने कार्य के दौरान किसी दूसरे का ही दृष्टिकोण अपना लेना, किसी दूसरे की आंखों से संपूर्ण कार्य को देख पाना, इसे हम स्ववाचक या आत्मवाचक कहते हैं। समाजशास्त्री लगातार अपनी मनोवृत्तियों तथा मतों की स्वयं जांच करते रहते हैं। तो जो भी समाजशास्त्री अध्ययन में लीन होते हैं तो वे अपनी स्वयं की मनोवृत्तियों की, अपने विचारों की लगातार जांच करते रहते हैं। वह अन्य व्यक्तियों के मतों को सावधानीपूर्वक अपनाते रहते हैं, विशेष रूप से उनके मतों को जो उनके अनुसंधान का विषय होते हैं। साथ ही वे अन्य व्यक्तियों के मतों को भी सावधानीपूर्वक अपनाते रहते हैं और खास करके ऐसे लोगों के मतों को जो कि उनके अनुसंधान के विषय में किसी न किसी रूप में जुड़े होते हैं या प्रत्यक्ष रूप से उसका हिस्सा होते हैं। आत्मवाचकता
का एक व्यवहारिक पहलू है किसी व्यक्ति द्वारा किए जा रहे कार्य का सावधानी पूर्वक दस्तावेजीकरण करना। आत्मवाचकता के लिए एक व्यवहारिक रूप या व्यवहारिक पहलू क्या है? तो जो कार्य किया जा रहा है किसी भी व्यक्ति द्वारा, उसका सावधानी पूर्वक दस्तावेजीकरण करना, यानी संपूर्ण दस्तावेजों को सही प्रकार से सुरक्षित रखना। अनुसंधान पद्धतियों की श्रेष्ठता के दावे का एक हिस्सा सभी कार्यविधियों के दस्तावेजीकरण तथा साक्ष्य के सभी स्रोतों के औपचारिक संदर्भ में निहित है। तो ये जो अनुसंधान पद्धतियां हैं, इनके श्रेष्ठता के जो दावे किए जाते हैं कि नहीं अमुक अनुसंधान पद्धति श्रेष्ठ है या नहीं कोई दूसरी वाली श्रेष्ठ है, तो इसका जो एक बड़ा हिस्सा है वो ये है कि जो भी कार्यविधि अपनाई गई है उसके दस्तावेज, उसके साक्ष्य के सभी स्रोत और साथ साथ ये सारी चीज़ें किसी न किसी औपचारिक संदर्भ में अच्छे से समाई हुई हो, अच्छे से उन्हें संभाल करके रखा गया हो। यह सुनिश्चित करता है कि हमारे द्वारा किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु किए गए उपायों को अन्य अपना सकते हैं तथा वे स्वयं देख सकते हैं हम सही हैं या नहीं। तो इस प्रकार के दस्तावेजीकरण से या साक्ष्यों को संभालने से जो मुख्य फ़ायदा होता है वो क्या है? तो यह हमें सुनिश्चित कर पाता है कि हमारे द्वारा जो भी हम निष्कर्ष पर पहुँचे हैं उस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए कौन से उपाय अपनाए गए हैं उसे कोई अन्य व्यक्ति भी अपना करके देख सकता है और हमारे कार्य की जांच कर सकता है। इससे हमें अपनी सोच या तर्क की दिशा को परखने या पुनः परखने में भी सहायता मिलती है। साथ ही साथ इससे जो भी अध्ययन करता है या हमें हमारी जो भी सोच या तर्क की दिशा रही उसकी जांच करने या हम कहें उसे परखने पुनः परखने में भी सहायता मिल पाती है। तथापि समाजशास्त्री स्ववाचक होने का कितना भी प्रयास करे, अवचेतन पूर्वाग्रह की संभावना सदा रहती है। यह भी सत्य है कि समाजशास्त्री अपनी तरफ से स्ववाचक होने का कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन किसी भी अनुसंधान कार्य में किसी न किसी रूप में अवचेतन पूर्वाग्रहों के सम्मिलित होने की संभावना बनी रहती है। इस संभावना से निपटने के लिए समाजशास्त्री अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के उन लक्षणों को स्पष्ट रूप में उल्लिखित करते हैं जो कि अनुसंधान के विषय पर संभावित पूर्वाग्रह के स्रोत के रूप में प्रासंगिक हो सकते हैं। तो ये जो अवचेतन पूर्वाग्रह की संभावना है, इससे निपटने के लिए भी समाजशास्त्री कुछ करते हैं। तो इसके लिए समाजशास्त्री अपनी जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उसके सभी जो लक्षण हैं उन्हें विशेष रूप से उल्लिखित करते हैं अपने अनुसंधान कार्य में, ताकि अनुसंधान के विषय पर जो संभावित पूर्वाग्रह पड़ सकते हैं उनको पहले से ही पता किया जा सके। यह पाठकों को पूर्वाग्रह की संभावना से सचेत करता है तथा अनुसंधान अध्ययन को पढ़ते समय यह उन्हें मानसिक रूप से इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए तैयार करता है। तो बिल्कुल इससे जो मुख्य लाभ होता है वो ये होता है कि जो पाठक उस अनुसंधान कार्य को पढ़ते हैं वे पूर्वाग्रह की संभावना से सचेत हो पाते हैं और साथ के साथ ही अनुसंधान अध्ययन को पढ़ने के दौरान वे मानसिक रूप से तैयार रहते हैं इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए, यानी अपने विचारों को वहाँ किस प्रकार से सम्मिलित करना है ये वे अच्छे प्रकार से समझ पाते हैं। समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता के साथ एक अन्य समस्या यह तथ्य है कि सामान्यतः सामाजिक विश्व में सत्य के अनेक रूप होते हैं। बिल्कुल समाजशास्त्र में एक बड़ी हमने समस्या के रूप में वस्तुनिष्ठता को समझा, उसके अलावा एक बड़ी समस्या सामान्यतः ये है कि किसी भी सामाजिक धारणा की या घटना की हम बात करें तो संपूर्ण विश्व में उसके सत्य को लेकर के अनेक रूप सामने आते हैं या अनेक रूप पाए जाते हैं। वस्तुएं विभिन्न लाभ के बिंदुओं से अलग अलग दिखाई देती हैं तथा इसी कारण से सामाजिक विश्व में सच्चाई के अनेक प्रतिस्पर्धी रूप या व्याख्याएं शामिल हैं। तो बिल्कुल यदि हम वस्तुओं को अलग अलग तरीके से देखते हैं तो अलग अलग लाभ के बिंदुओं से देखने पर वस्तुएं अलग अलग प्रतीत दिखाई देती हैं, अलग अलग प्रतीत होती हैं और इसी कारण से सामाजिक विश्व में जितने भी सच्चाई या सत्य के रूप है वो कई सारे हैं और वे सभी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धी रूप में विद्यमान रहते हैं।
उदाहरणार्थ सही कीमत के बारे में एक दुकानदार तथा एक ग्राहक के अत्यंत अलग अलग विचार हो सकते हैं। एक युवा व्यक्ति तथा एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए अच्छे भोजन या इसी तरह से अन्य विषयों के बारे में अलग अलग विचार हो सकते हैं। तो बिल्कुल हम ये उदाहरण देख सकते हैं कि किसी वस्तु की सही कीमत की बात की जाए तो एक दुकानदार और एक खरीदार यानी ग्राहक दोनों के बिल्कुल अलग अलग विचार उस संबंध में हो सकते हैं। इसी प्रकार एक युवा व्यक्ति और एक बुजुर्ग व्यक्ति दोस्त से हम उनके विचार पूछे अच्छे भोजन के बारे में या इसी प्रकार से अन्य और किसी भी विषय के बारे में, तो दोनों के विचारों में हमें पर्याप्त अंतर देखने को मिल सकता है। कोई भी ऐसा सरल तरीका नहीं है जिससे किसी विशेष व्याख्या के सत्य या अधिक सही होने के बारे में निर्णय लिया जा सके एवं प्राय इन शर्तों के तहत सोचना भी लाभप्रद नहीं होता। तो वास्तव में कोई भी ऐसा साधारण या सरल तरीका उपलब्ध ही नहीं है जिससे कि किसी विशेष व्याख्या के सत्य को हम माने कि ये अधिक सही है या कम सही है, और वास्तव में ऐसी शर्तों के तहत सोचना हमारे लिए लाभप्रद भी नहीं होगा। वास्तव में समाजशास्त्र इस तरीके से जांचने का प्रयास भी नहीं करता क्योंकि इसकी वास्तविक रुचि इसमें होती है कि लोग क्या सोचते हैं तथा वे जो सोचते हैं वैसा क्यों सोचते हैं। तो समाजशास्त्र में इस प्रकार से सत्य के विभिन्न रूपों को जांचने का कार्य किया भी नहीं जाता। उसका मुख्य कारण स्पष्ट है क्योंकि समाजशास्त्रियों की वास्तविक रुचि यह जानने में होती है कि लोग क्या सोचते हैं और जो सोचते हैं वो वैसा क्यों सोचते हैं। बच्चों अब आपको एक छोटा सा क्रियाकलाप यहाँ पर करना है। क्या आप दूसरों को जैसे देखते हैं उसी तरह अपने आप को भी देख सकते हैं? तो क्या हम जिस नज़रिए से दूसरों को देखते हैं उसी नज़रिए से अपने आप को भी देख सकते हैं? आप अपने बारे में क अपने श्रेष्ठ मित्र, ख अपने विरोधी, ग अपने शिक्षक के दृष्टिकोण से एक संक्षिप्त विवरण लिखिए। तो आपको 3 विवरण लिखने हैं, एक अपने श्रेष्ठ मित्र की तरफ से, दूसरा एक अपने विरोधी की तरफ से और तीसरा एक अपने शिक्षण के दृष्टिकोण से। आपको अपने आप के लिए 3 वर्णन लिखने हैं। आपको आवश्यक तौर पर खुद को उनकी जगह रखकर उनकी तरह अपने बारे में सोचना होगा। ये करने के लिए आपको क्या करना है, आपको स्वयं को उनकी जगह रख करके आपके बारे में सोचना है। अपना विवरण देते समय अपने लिए मैं या मुझे के स्थान पर अन्य व्यक्ति के रूप में वह लिखना याद रखें। और इस विवरण में जब आप अपना विवरण देंगे अपने मित्र के नज़रिए से, अपने विरोधी के नज़रिए से और अपने शिक्षक के नज़रिए से, तो उस दौरान अपने विवरण में आप मैं या मुझे लिखने के बजाय एक तीसरे व्यक्ति की तरह वह लिखेंगे। इसके पश्चात आप अपनी कक्षा के सहयोगियों द्वारा लिखे गए समान विवरणों को देखें, एक दूसरे के विवरणों पर चर्चा करें। आप इन्हें कितना सही या रोचक पाते हैं? क्या इन विवरणों में कोई आश्चर्यजनक बात है? तो इस प्रकार आपके कक्षा के सभी साथियों को भी इसी प्रकार से विवरण लिखने हैं। तो ये करने के बाद आप सभी एक दूसरे से चर्चा करेंगे, एक दूसरे के विवरणों को देखेंगे और फिर आप देखें कि इन्हें आप कितना सही पाते हैं, कितना रोचक पाते हैं और क्या इन विवरणों में आपको कोई मुख्य आश्चर्यजनक बात मिलती है। एक अन्य समस्या स्वयं सामाजिक विज्ञानों में उपस्थित बहुविध मतों से उत्पन्न होती है। तो एक और अन्य समस्या जो यहाँ उत्पन्न होती है वो है सामाजिक विज्ञान में उपस्थित बहुविध मत, यानी अलग अलग कई सारे मत। सामाजिक विज्ञान की तरह समाजशास्त्र भी एक बहुनिर्देशात्मक विज्ञान है। तो बिल्कुल सामाजिक विज्ञान की तरह ही समाजशास्त्र की प्रकृति भी बहुनिर्देशात्मक विज्ञान की है। इसका अर्थ है कि इस विषय में प्रतिस्पर्धी तथा परस्पर विरोधी विचारों वाले क्षेत्र विद्यमान हैं और बहुनिर्देशात्मक का अर्थ यही है कि हमारे इस विषय में कई सारे प्रतिस्पर्धी और परस्पर विरोधी विचारों वाले जो दृष्टिकोण हैं, जो क्षेत्र हैं, वो हमें मिलते हैं। इन सबसे समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता एक बहुत कठिन तथा जटिल वस्तु बन जाती है और इन्हीं कारणों से समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता काफ़ी जटिल वस्तु बन जाती है।
वास्तव में वस्तुनिष्ठता की पुरानी धारणा को व्यापक तौर पर एक पुराना दृष्टिकोण माना जाता है। यदि हम वस्तुनिष्ठता का अध्ययन करें तो वस्तुनिष्ठता की जो पुरानी धारणा थी उसे अब व्यापक तौर पर उसका एक पुराना दृष्टिकोण ही समझा जाता है। समाज विज्ञानी अब विश्वास नहीं करते कि वस्तुनिष्ठता एवं अरुचि की पारंपरिक धारणा सामाजिक विज्ञान में प्राप्त की जा सकती है। तो सामाजिक विज्ञानी अब इस बात पर, इस तथ्य पर विश्वास ही नहीं करते कि वस्तुनिष्ठता और अरुचि की जो पारंपरिक धारणा है इसे किसी प्रकार से भी सामाजिक विज्ञानों में प्राप्त किया जा सकता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि समाजशास्त्र के माध्यम से कोई लाभप्रद ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता या वस्तुनिष्ठता एक व्यर्थ संकल्पना है, लेकिन इस चर्चा का यह भी अर्थ नहीं है कि वास्तव में समाजशास्त्र से जो भी अध्ययन किए जा रहे हैं उनसे कोई भी लाभप्रद बात या ज्ञान हमें नहीं मिलता है, ऐसा आशय नहीं है। और साथ ही वस्तुनिष्ठता एक व्यर्थ संकल्पना है, ऐसा भी समाज विज्ञानी नहीं मानते हैं। इसका तात्पर्य है कि वस्तुनिष्ठता को पहले से प्राप्त अंतिम परिणाम के स्थान पर लक्ष्य प्राप्ति हेतु निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया के रूप में सोचा जाना चाहिए। तो इसका जो मुख्य अर्थ है वो ये है कि वस्तुनिष्ठता को हम एक अंतिम परिणाम के रूप में ना देख करके लक्ष्य प्राप्ति हेतु चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में समझे। ये वस्तुनिष्ठता का नवीन दृष्टिकोण अपने विचार इस तरह प्रस्तुत करता है। तो बच्चों, आज हमने हमारे अध्याय 5 के इस पहले भाग को पूर्ण कर लिया है। इस भाग में हमने मुख्यतः पद्धति शास्त्रीय कुछ मुद्दों को समझना प्रारंभ किया और वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा था वस्तुनिष्ठता। तो वस्तुनिष्ठता की नवीन अवधारणा, पुरानी अवधारणा हमने जानी। समाजशास्त्र में, सामाजिक विज्ञानों में कैसे बहुविध दृष्टिकोण समस्या उत्पन्न करते हैं ये भी हमने समझा। हम हमारे इस अध्याय को पढ़ना जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।